नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार में कहानी किसको कहते हैं, हिंदी कहानी का इतिहास क्या है और कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। देखिए, ऐसे तो हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, बचपन से लेकर के आज तक आपने भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। लेकिन बात यहाँ आती है कि कहानी तो हमने बहुत सारी पढ़ी, लेकिन कहानी बेसिकली होता क्या है। क्या कभी इस बात पे आप लोगों ने गौर किया? क्या कभी आप लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की? अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम लोग कहानी से संबंधित हर एक डाउट को समझेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम लोग कहानी को समझें, सबसे पहले एक पॉइंट, एक टॉपिक जो हम लोगों को समझना है वो है साहित्य, लिटरेचर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लिटरेचर क्या होता है, साहित्य क्या होता है। देखिए, जो साहित्य होता है, जो लिटरेचर होता है, इसके लिए कोई ऐसी फिक्स परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जनरली एक बात कही जाती है साहित्य के बारे में कि साहित्य जो होता है वो समाज का आईना होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कहने का मतलब कि अगर आप किसी साहित्य को पढ़ते हैं या किसी समय के साहित्य को पढ़ते हैं, जैसे अभी का जो समय है, अभी भी बहुत सारे लेखक हैं जो लिख रहे होंगे, कहानी लिख रहे होंगे, कविता लिख रहे होंगे, बहुत सारे निबंध लिखे जा रहे हैं। तो अभी के जो लेखक हैं, अगर आप अभी के लेखकों की कविताओं को, कहानियों को पढ़ेंगे तो आप अभी की जो स्थितियां हैं उसको समझ पाएंगे। क्योंकि अभी का जो समय है ये इंटरनेट का समय है, अभी का जो समय है ये एक मशीनी युग है। और इस समय में जो कुछ भी चल रही हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आपको समझना है, इस समय के समाज को अगर आपको समझना है, तो आप जो है ज़रूर उन कहानियों से, उन कविताओं से समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये परिभाषा कुछ कुछ हद तक सही भी है, या फिर अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो साहित्य की एक परिभाषा और आप कह सकते हैं कि जो स्वहित है वही साहित्य है। कहने का मतलब जो सबके हित में है, जो समाज के हित के लिए है। कोई भी वैसी रचना जो समाज के लिए फायदे की हो, जो समाज के हित की भावना रखती हो, वो रचना क्या है? वो रचना साहित्य है। जब आप साहित्य को पढ़ेंगे, या अगर आपने साहित्य को पढ़ा होगा, जो कि आपको 12th में पढ़ना भी है, 12th में आपको ग्रामर की भी एक पुस्तक पढ़नी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो साहित्य बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग को पद्य बोलते हैं, एक भाग को गद्य बोलते हैं और एक हिस्से को चंपू बोलते हैं। तो बेसिकली साहित्य के 3 हिस्से हैं, पद्य, गद्य और चंपू। पद्य को आप अंग्रेजी में पोएट्री कहते हैं, गद्य को आप अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं, और चंपू के लिए कोई ऐसा विशेष कोई स्पेलिंग है नहीं मेरे पास अभी। तो साहित्य में ये चीज़ें होती हैं। जो चंपू होता है ये आपका प्रोज और पोएट्री का एक मिक्सर होता है, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी रचना जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों चीज़ें हों, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि ये चंपू है। पद्य क्या है, कितने तरीके का होता है, गद्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अभी उस बारे में बात नहीं कर पाएंगे, हम लोग डायरेक्टली आते हैं इस गद्य के बारे में। ये जो गद्य है ना, गद्य में बहुत तरीके की रचनाएं होती हैं। इसी गद्य की एक डाली कह लें, एक टहनी कह लें, इसी की एक डाली है कहानी और उपन्यास। मतलब गद्य में बहुत तरीके की रचनाएं होती हैं। गद्य में कहानी होता है, उपन्यास होता है, नाटक होता है, निबंध होता है, इसके अलावा आलोचना होती है, आत्मकथा होती है, संस्मरण होता है, रेखा चित्र होता है, रिपोर्टाज होता है, यात्रा वृतांत होता है, डायरी होती है। बहुत सारी चीज़ें गद्य में समाई हुई हैं। पद्य को भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पद्य भी बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं प्रबंध काव्य और एक को बोलते हैं मुक्तक काव्य।
आने वाले वीडियोज़ में अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं उन चीज़ों की चर्चा ज़रूर करूँगा। लेकिन गद्य जो है ये बेसिकली इसी का एक हिस्सा है, कहानी और उपन्यास। ठीक है, गद्य भी बहुत टाइप का होता है, जैसा कि मैंने बताया। कथात्मक गद्य एक गद्य होता है, एक होता है दृश्य प्रधान गद्य, एक होता है विचार प्रधान गद्य। तो कथात्मक गद्य बेसिकली आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई कहानी टाइप चीज़ होगी, कुछ जिसमें कुछ घटनाएं वगैरह होंगी, वो आपका होगा कथात्मक गद्य। वहाँ पे मेन फोकस कथा पे होगी। ठीक है जी। और दृश्य प्रधान गद्य जो है, जैसे नाटक हो गया, ये दृश्य प्रधान गद्य है। तो नाटक में क्या होता है, मेनली फोकस जो है, जो देखने वाली चीज़ होती है उस पे होती है। तो गद्य के भी प्रकार हैं, टाइप हैं। हम लोग बेसिकली बात करते हैं कहानी के लिए। अगर आप इसके टाइप के बारे में पूरे डिटेल रूप से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। कहानी होता क्या है, तो कहानी जो है ना, कहानी पहले तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो कहानी होती क्या है। ठीक है, तो कहानी एक कथात्मक गद्य है। कहानी क्या है, कहानी एक कथात्मक गद्य है। कथात्मक गद्य का मतलब गद्य बहुत टाइप का होता है, बहुत प्रकार का होता है, और उसी का एक प्रकार है कथात्मक गद्य। तो कहानी कैसा गद्य है, कथात्मक गद्य है। और दूसरी चीज होती है कि कहानी में यथार्थवाद होता है। क्या होता है, कहानी रियलिस्टिक होती हैं, वो यथार्थवादी होती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि आप लोगों ने कहानियाँ तो बहुत पढ़ी होंगी, बचपन में भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जिसमें आपने पढ़ने के बाद एक शिक्षा आपको मिली होगी कि हमको जो है चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसी ऐसी आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी और उन कहानियों में एक शिक्षा आपको मिली होगी। तो जो बचपन में आपने कहानियाँ पढ़ी कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, जो आपने बचपन में ये कहानियाँ पढ़ी, क्या वास्तव में रियल जिंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो झूठ नहीं बोलता हो? सब कुछ सारे लोग, लगभग लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। हो सकता है आप कोई एग्जाम्पल लेके ऐसे हों कि हाँ जी ये नहीं बोलता है, लेकिन जनरली ऐसी चीज़ें होती हैं कि लगभग व्यक्ति जो है झूठ बोलता है। लगभग व्यक्ति जो है वो आपका लालच रखता है, लालच लगभग लोगों के पास होती है किसी भी चीज़ की हो। तो ऐसा कहना, वो जो कहानियों की शिक्षा जो हम लोगों को बचपन में, जो हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी और वो जो शिक्षा हम लोगों को वहाँ पे मिल रही थी कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या वो शिक्षा वास्तव में होता है? ऐसा संभव नहीं है। आप भी इस बात को समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आदर्शवादी होती हैं, और वो आदर्शवादी जो होती हैं ना, वो बेसिकली वो बताती हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल में रियलिटी क्या है वैसी होती चीज़ें नहीं हैं। तो आपने बचपन में जो ये चीज़ें पढ़ी, वो बेसिकली वो कहानियां नहीं हैं, वो कथाएं हैं। वो क्या है, कथाएं हैं। कथा क्या होता है और कहानी क्या होता है, क्या दोनों में कुछ अंतर होता है? जी हाँ, बिल्कुल अंतर होता है। कहानी यथार्थवाद पे टिकी हुई चीज होती है। कहानी एक यथार्थ को बताती है, वो रियलिस्टिक चीजों को बताती है। और कथा जो होता है वो कैसा होता है? कथा आदर्शवाद पे चलता है, कथा आदर्शवादी होता है। कहानी जब आप पढ़ेंगे कोई भी कहानी, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो व्यक्ति होगा, जो उसमें हीरो होगा, देखो हीरो होने का ये मतलब नहीं है कि हीरो होगा तो वो अच्छा ही होगा, उसमें सारे के सारे गुण अच्छे ही होंगे। एक जो हीरो है ना, उसमें अच्छे गुण भी होते हैं, उसमें खराब गुण भी होते हैं, दोनों गुण होते हैं। हीरो बस हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें अच्छे गुणों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और विलन हम लोग उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि विलन में अच्छे गुण नहीं होते, विलन में भी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन हाँ,
उसमें खराब गुणों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है और अच्छे गुणों की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो हीरो और विलन में यह अंतर होता है। कथाएं क्या बताती हैं? कथाएं सिर्फ ये बताती हैं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कहानी ये बताती है कि रियल में चीज़ होती कैसे है। तो जाहिर सी बात है कि कहानी यथार्थवाद पे टिकी हुई होती है और कथाएं आदर्शवाद पे टिकी हुई होती हैं। तो क्या आप ये अंतर समझ पा रहे हैं? ये अंतर है कहानी और कथा का। तो हिंदी साहित्य में जब कहानियों के सिलसिले की हम लोग बात करेंगे तो देखिए, हिंदी में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है प्रेमचंद। ये भाई हिंदी के अद्वितीय व्यक्ति हैं। ये इन्होंने हिंदी में इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इन्होंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी, इतनी सारी चीज़ें लिखी। आपको अगर पता हो, इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं हिंदी में। तो जिस व्यक्ति ने हिंदी में इतना बड़ा योगदान दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि कहानी का जो इतिहास होगा वो उसी के इधर उधर होगा, उसी के अगल बगल में होगा। और दूसरे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया है कहानियों में। तो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहानियों में खूब बेहतरीन योगदान दिया है। कहानीकार तो बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन प्रेमचंद का योगदान, जाहिर सी है बात है कि प्रेमचंद का योगदान कहानी की दुनिया में और उपन्यास की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से कहानी का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रेमचंद प्रसाद युग। ये एक युग है। इस युग को, ये इसका कब से कब तक युग है? 1915 से 1936। पर इस युग से पहले जितनी भी कहानियां लिखी गईं उनको बोलते हैं प्रेमचंद पूर्वकाल। और इनके बाद जितनी भी कहानियां लिखी गईं 1936 से आज तक, वो है प्रेमचंद पश्चात युग। तो आपने समझा कि हिंदी का जो कहानी है उसका इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्रेमचंद के पहले की कहानियाँ, एक है प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ, और एक खुद वो कहानियाँ जो प्रेमचंद ने लिखी या प्रेमचंद के युग में लिखी गई। ठीक है। प्रेमचंद के पहले की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो 1901 से लेके 1915 के बीच में जो भी कहानियाँ लिखी गई वो प्रेमचंद पूर्वकाल है। तो क्या प्रेमचंद पूर्व काल मतलब 1901 से पहले का जो समय है, क्या उसके पहले कोई कहानी नहीं लिखी गई? देखिए, कहानियाँ लिखी गई होंगी आपके समझ से, लेकिन कहानी में अगर यथार्थवाद नहीं होगा तो फिर आप उसको कहानी नहीं कहेंगे। तो कहानी में क्या होना चाहिए? यथार्थवाद होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ हिंदी के कहानियों की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ संस्कृत या फिर इंग्लिश या फिर अन्य भाषाओं के कहानियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके इस वीडियो को पढ़िए आप। तो कहानी का इतिहास जो हिंदी में है वो कब से शुरू होता है? वो 1901 से शुरू होता है। अब देखिए, जो प्रेमचंद पूर्व कहानी है इसमें बहुत सारी कहानियां लिखी गई, ठीक है ना। और इन बहुत सारी कहानियों में कुछ कहानियों के नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं। और ये कुछ कहानियां कौन कौन सी हैं जी? तो इसमें एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक कहानी कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। ये जो कहानी है ये आपकी सबसे पहली कहानी है हिंदी की। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ हिंदी। ये हिंदी की सबसे पहली कहानी है जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। और ये बात मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? ये बात आप इग्नू वगैरह के नोट्स अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। दूसरी जो कहानी है वो है उसने कहा था। और इसके अलावा और भी कहानियाँ हैं इस युग में। मैंने बस यहाँ पे कुछ के नाम लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस युग में 4 ही कहानियां हैं। मैंने बस यहाँ पे 4 कहानियों के नाम लिखे हैं, बाकी कहानियां बहुत सारी हैं। तो इस युग की जो सबसे फेमस कहानी है वो है उसने कहा था।
मतलब प्रेमचंद पूर्व युग की जो सबसे ज़्यादा प्रचलित, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी है वो है उसने कहा था। और इसके लेखक कौन है आप हमको कमेंट करके बताएंगे, उसने कहा था कि लेखक कौन है। और ये कहानी आपको क्लास 12th में पढ़नी है। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके क्लास 12th में, मतलब बिहार बोर्ड क्लास 12th में जो कहानियाँ पढ़नी हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस किस युग की हैं, मैं उन सब की डिटेल यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहली कहानी उसने कहा था, ये जो कहानी है ये प्रेमचंद पूर्व कहानी है, मतलब प्रेमचंद के पहले की जो युग है उसकी कहानियां हैं ये। और उस युग में जो सबसे बेहतरीन कहानी हुई वो ही उसने कहा था, जिसको आप लोगों को 12th में पढ़ना है। इसके बाद तो भाई प्रेमचंद का पूरा युग ही शुरू होता है और कहानियों का एक अंबार लगता है। तो प्रेमचंद का तो भाई उसके बाद समझो कि 300 कहानियां प्रेमचंद ने लिखी। और इन 300 कहानियों को जो पुस्तक इसके लिए बनी हुई है उसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मानसरोवर। बात समझ में आई? तो मानसरोवर ये वो पुस्तक है जो प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। ठीक है, मानसरोवर ये वो पुस्तक है जो प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। 8 वॉल्यूम में ये पुस्तक बनी हुई है, मतलब 8 किताबें हैं जिनको अगर आप खरीदेंगे तो फिर उसमें 300 कहानियां आपको मिल जाएंगी। प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियां, ईदगाह आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बिहार बोर्ड में, पूस की रात 10th क्लास इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, जनवरी नाइट, बड़े घर की बेटी, कफन, ये सारे जो प्रेमचंद की तो बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 कहानियों के ही नाम लिखे हैं। इसके अलावे जयशंकर प्रसाद ये भी तो इस युग में हुए और इनकी भी एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार। इसके अलावे आकाशदीप है ना, ये भी जयशंकर प्रसाद की ही कहानी है। तो इस युग में बहुत सारी कहानियां लिखी गई। इसके बाद अगला जो युग आता है जिसका नाम है प्रेमचंद पश्चात युग। कौन सी? प्रेमचंद पश्चात युग। कब से? 1936 से लेकर के आज तक। और ये जो प्रेमचंद पश्चात युग है इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है उत्तर प्रेमचंद युग, जिसको प्रगतिवादी युग भी कहते हैं, या फिर जिसको मनोवैज्ञानिक युग भी कहते हैं, या फिर जिसको मार्क्सवादी कहानी का युग भी कहते हैं। तो ये युग कब से कब तक है? 1936 से लेकर के 1955 तक का समय रहा, उसको बोला गया कि ये मार्क्सवादी कहानी का युग है। इसके बाद 1955 के बाद जो कहानी का युग आता है उसको बोलते हैं नई कहानियां, और उसके बाद जो युग आता है उसको बोलते हैं परवर्ती कहानियां। अब आप देखिए कि ये जो प्रेमचंद पश्चात युग में जो सबसे पहला समय है जिसको बोलते हैं उत्तर प्रेमचंद युग, 1936 से लेकर के 1955 तक। तो इस युग में जो कहानियां हैं उनको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रगतिवादी कहानी, जो बेसिकली सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखी गई होती हैं, और एक होता है मनोवैज्ञानिक कहानी, जिसमें जो व्यक्ति है उसका जो मन है उसको केंद्र में रख करके लिखा गया होता है। तो इसमें जो मन के भीतर जो आंतरिक द्वंद्व है, जो मनुष्य के भीतर जो आंतरिक द्वंद्व है, उस द्वंद्व पे विशेष ध्यान दे करके इसमें कहानियां लिखी गई होती हैं। अब आप कहेंगे द्वंद्व क्या होता है? तो द्वंद्व जो होता है ना, ये एक ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी आप लोग भी इस स्थिति में आते होंगे, एक ऐसी सिचुएशन की आप कल्पना करें, एक ऐसी स्थिति की आप कल्पना करें जिसमें आप जो है क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये करना है कि वो करना है। कभी आपके मस्तिष्क में 2 बातें हैं और कभी आप एक बात की तरफ झुक रहे हैं कि ना ये वाला सही है, फिर कभी आप दूसरे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं ये वाला ज़्यादा सही है। तो ऐसी जो स्थिति आती है जब आप खुद से ही झगड़ा कर बैठते हैं कि कौन सा सही या कौन सा गलत है ना, तो उस स्थिति को बोलते हैं कि वो है द्वंद्व की स्थिति। और ये जो द्वंद्व है, ये जो मनुष्य का मन है
उसको ध्यान में रख करके कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसमें कहानी लिखने वाले जो विशेष लोग हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे। और इन्हीं अज्ञे की एक कहानी आपको आपके पुस्तक में, मतलब बिहार बोर्ड क्लास 12th में यहाँ से एक कहानी आपके बुक में डाली हुई है, जिसका नाम है रोज। एक कहानी आपने पढ़ी होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपके बुक में कहानियाँ कहाँ कहाँ से हैं। एक कहानी प्रेमचंद पूर्व युग से उसने कहा था, एक कहानी उत्तर प्रेमचंद युग में मनोवैज्ञानिक कहानियों से, जिसका नाम है रोज या गैग्रीन, अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानी। इसके बाद जो अगला समय आता है वो आता है नई कहानियों का, और इसमें जो लेखक है उनका नाम है कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, हरिशंकर परसाई। ये सारे जो हैं लोग हैं जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को भी दिखाया और यथार्थ को भी बताया खूब बेहतरीन तरीके से। तो ये समय है नई कहानियों का। आपने इसमें से बहुत सारे लोगों की कहानियाँ पढ़ी होंगी। आपने अमरकांत या फिर मोहन राकेश या फिर फणीश्वर नाथ रेणु, इन सब की कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, मुझे आशा है इस बात की। इसके बाद जो अगला युग आता है 1960 के बाद, उसको बोलते हैं परवर्ती कहानी। और इस परवर्ती कहानी में भी बहुत सारे टाइप की कहानियां हैं। इसमें से एक युग है सहज कहानी, एक है सक्रिय कहानी, एक है समांतर कहानी, एक है सचेतन कहानी, एक है अकहानी और एक है जनवादी कहानी। तो ये जो जनवादी कहानी है ना, इसी में एक लेखक है उदय प्रकाश, और इन्हीं की एक रचना आपको पढ़नी है तिरिच। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्लास 12th बिहार बोर्ड में टोटल जो 3 कहानियां आपको पढ़नी है ना, तो 12th में टोटल जो आपको 3 कहानियां पढ़नी है, उन 3 कहानियों में एक कहानी उसने कहा था वो कहाँ से है, प्रेमचंद पूर्व युग से। एक कहानी आपने जो पढ़ी वो प्रेमचंद पश्चात युग में कहाँ से है, वो आपका यहाँ उत्तर प्रेमचंद युग में मनोवैज्ञानिक कहानियों से है, और एक जो है परवर्ती कहानियों में जनवादी कहानी से है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अगले दिन मैं आपको ये कहानी उसने कहा था पढ़ाऊंगा। आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कितना जल्दी चाहिए, कितने समय में चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।